हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का एसएससी लॉयल क्लासेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच एसएससी के 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ जो आप सबके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। डिटेल से सोल्यूशन हम सब इन क्वेश्चनों का करते चलेंगे। तो चलिएगा क्लास को शुरू कर लेते हैं और आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद नटवारी डांस। नटवारी नृत्य जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है। नटवारी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है, इसको आप लोग कैसे याद रख सकते हैं इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो नटवारी जो है, नटवर हो गए भगवान श्री कृष्ण, और कृष्ण उत्तर प्रदेश से आप सब याद रख सकते हो, मथुरा नगरी से। उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है? उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस जो है वो है कथक। तो जो नटवारी नृत्य है ये किस नृत्य से संबंधित है? तो ये कथक से संबंधित हो गया है। उत्तर प्रदेश का ही है रास लीला। क्या नाम ध्यान रखोगे? रास लीला अगर पूछेगा तो ये भी उत्तर प्रदेश का है। पर ध्यान रखना, ऐसा ही एक रास आप सबको बताया था, ये मणिपुरी का एक टाइप में आप सबको बताया था। तो ये मणिपुर राज्य से संबंधित भी है और मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंधित भी है। इसको भी आप सब ध्यान रखिएगा। यहाँ एक पॉइंट है, नटवारी नृत्य ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये आपका कथक नृत्य शैली से संबंधित हो गया है। रास पूछेगा तो मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित हो गया है। ऐसा ही एक नृत्य अगर आप सबसे पूछे नूपा नृत्य, यानी नूपा डांस जो है वो किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित, ये किस दौरान किया जाता है तो वो भी ध्यान रख सकते हो। ये पूंग चोलाम, पूंग चोलाम जो कि मणिपुरी क्लासिकल डांस की एक शैली है। तो ये नृत्य जो है मणिपुर राज्य से संबंधित हो गया है और मणिपुरी से संबंधित आप सब इसका नाम ध्यान रख सकते हैं। कथक उत्तर प्रदेश का है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है हिंदुस्तानी संगीत शैली से संबंधित है। अगर म्यूजिक अगर आप सबसे पूछेगा तो आप सबका आंसर क्या होगा? ये हिंदुस्तानी संगीत शैली से संबंधित हो गया है। कुचिपुड़ी के बारे में जान लेते हैं। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। किस हिंदू देवी देवता से संबंधित है? तो आप सबका आंसर होगा ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हो गया है। ओडिसी जो है ये किस राज्य से संबंधित हो गया है? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित हो गया है। और ये किस हिंदू देवी देवता से संबंधित है? तो कैसे याद रख सकते हो? उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो एक वहां से आप सब ध्यान रखोगे सन, और दूसरा शिव, भगवान शिव से संबंधित है। और भगवान शिव से ही संबंधित है तमिलनाडु का भरतनाट्यम। तमिलनाडु का भरतनाट्यम जो है ये भी किस हिंदू देवी देवता से संबंधित है? तो आप सबका आंसर होगा ये जो है भरतनाट्यम हो गया है भगवान शिव से संबंधित। जबकि मणिपुरी जो है ये किस हिंदू देवी देवता से संबंधित है? तो मणिपुरी जो है नृत्य ये भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित नृत्य का एक रूप है। तो ये राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियां, इन पे आप सब जो है इसका नाम ध्यान रखोगे। ठीक है। और कथकली जो है इसकी उत्पत्ति भी कहाँ पे होती है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है। केरल का एक क्लासिकल डांस हो गया है कथकली। कथक नृत्य से है। अब जैसे एक तो डांस आप सबसे पूछेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो जो आप सबको जानना है आर्ट एंड कल्चर में, उस पर ध्यान दे लीजिएगा कि यहाँ 3-4 ऐसे टॉपिक है जिनसे 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्ट एंड कल्चर से। जिसमें एक टॉपिक रहेगा आपका डांस और डांसर, डांस और डांसर यानी नृत्य और नर्तक, जिसमें क्लासिकल डांस हो गया है। एक आपका टॉपिक रहेगा यहाँ पे फेयर एंड फेस्टिवल, मेले और महोत्सव, यहां से पेपर में क्वेश्चन आप सबसे पूछा जाएगा। और एक होगा आपका इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से एक एक क्वेश्चन तो आप मान के चलिएगा दिल्ली पुलिस एग्जाम में आप सबसे पूछे ही जाएंगे। ये 3 क्वेश्चन तो आप सबको यहाँ से मिल जाएंगे पेपर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ फिर इसके बाद। नेक्स्ट देखिएगा, पंडित रविशंकर इज नोन वर्ल्ड वाइड फॉर प्लेइंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं? पंडित रविशंकर, यानी यहां से आप सबसे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर से क्वेश्चन पूछा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं पंडित रविशंकर। देखिएगा, पंडित रविशंकर जो है फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट इंडियन जिनको ग्रैमी पुरस्कार मिला, फर्स्ट इंडियन जिनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? ग्रैमी पुरस्कार। यानी ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अगर आप सबसे पूछेगा तो आंसर होगा पंडित रविशंकर हो गए हैं। अगर आप सबसे, और इनका एक एल्बम था वेस्ट मीट ईस्ट जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला।
वेस्ट मिड ईस्ट के लिए इनको मिला है, ये ध्यान रखना है। म्यूजिक वाला एक टॉपिक है जो बहुत खास है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहले म्यूजिशियन जिनको भारत रत्न दिया गया, अब ये तो इंडियन हो गए हैं, यही सेम क्वेश्चन अगर आप सबसे पूछे जैसे फर्स्ट फीमेल, पहली महिला जिसको ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है भारतीय, फर्स्ट इंडियन फीमेल जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला, तो आंसर क्या होगा तन्वी शाह। तन्वी शाह को जो है ग्रैमी पुरस्कार, यानी ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला हो गई हैं। वैसे ही जैसे फर्स्ट म्यूजिशियन, अगर आप सबसे पूछे फर्स्ट म्यूजिशियन जिनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न, तो आंसर होगा ये इनको मिला था 1998 में और इनका नाम है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। कर्नाटक संगीत की रानी कहा जाता है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को। इन्होंने, इनके नाम काफी रिकॉर्ड हैं। एक रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भी पहले म्यूजिशियन में इनका नाम आता है। दूसरा, इन्होंने जो है यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसमें सॉन्ग ऑफ पीस ऑफ पॉपी गाया था, तो काफी पॉइंट यहाँ से इनके बनते हैं। पंडित रविशंकर का इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? शंकर के सर पे क्या है? चंद्रमा, तो वो क्या है? एक सितारा है, तो वो एक तारा है, तो सितार प्लेयर है। इसके अलावा सितार कौन बजाते हैं? तो विलायत खान का नाम आप सबको ध्यान रखना है। विलायत खान कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? तो ये भी आपके सितार प्लेयर यानी सितारिस्ट हो गए हैं। रविशंकर की बेटी है अनुष्का शंकर, क्या नाम बताया? अनुष्का शंकर, ये भी कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हैं? अनुष्का शंकर भी जो है आपके सितारिस्ट हो गई हैं। अब पेपर में एक क्वेश्चन आप सबसे टीसीएस ने पूछा 2023 में, वो क्वेश्चन ये था कि पंडित रविशंकर के गुरु कौन हैं? पंडित रविशंकर के गुरु का नाम आप सबसे पूछे। देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पंडित रविशंकर के गुरु का नाम क्या था? बाबा अलाउद्दीन। बाबा अलाउद्दीन जो है पंडित रविशंकर के गुरु हुए। ये कौन से इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? तो प्राइमरली रूप से ये सरोद प्लेयर हैं। इन पे पेपर में क्वेश्चन पूछा कि बाबा जो है अलाउद्दीन ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, तो आप सबका आंसर क्या होगा? ये सरोद प्लेयर हो गए हैं। इन्हीं की बेटी है जिनका नाम है अन्नपूर्णा देवी। क्या नाम बताया? अन्नपूर्णा देवी। और अन्नपूर्णा देवी की शादी जो है पंडित रविशंकर के साथ होती है। अन्नपूर्णा देवी की शादी किसके साथ होती है? पंडित रविशंकर के साथ। और अन्नपूर्णा कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हैं? जब अन्न अंदर जाएगा तो ही सुर बाहर आएंगे, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। अन्नपूर्णा देवी का जो इंस्ट्रूमेंट है वो है सुरबहार। अन्नपूर्णा देवी कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? तो ये सुरबहार प्लेयर हो गई हैं। क्या बताया यहाँ पे? सबसे पहला पंडित रविशंकर सितारिस्ट हो गए हैं, उनकी बेटी अनुष्का शंकर सितारिस्ट हैं, उनकी पत्नी अन्नपूर्णा देवी जो हैं ये सुरबहार प्लेयर, अन्न अंदर जाएगा तो सुर बाहर आएंगे। अन्नपूर्णा देवी कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हैं? तो सुरबहार प्लेयर हो गई हैं। उसके बाद विलायत खान का नाम भी ध्यान रखना, ये भी सितारिस्ट हो गए हैं। अब आता है कि इनके गुरु का नाम अगर आप सबसे पूछेगा तो बाबा अलाउद्दीन जो है इनके गुरु हैं, वो सितारिस्ट भी हैं लेकिन प्राइमरी रूप से, और जो टीसीएस हम सबसे पूछता है और आंसर देता है वो सरोद प्लेयर, आप सब इनका नाम ध्यान रखेंगे। पंडित रविशंकर पहले भारतीय हुए जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता था 1968 में वेस्ट मिड ईस्ट एल्बम के लिए। उसके बाद फर्स्ट इंडियन फीमेल अगर आप सबसे पूछेगा तो तन्वी शाह का नाम आ जाएगा। पहले म्यूजिशियन जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था तो उसमें एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी का नाम आ जाएगा। कर्नाटक संगीत की रानी के नाम से इनको जाना जाता है, द क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। और 1998 में उनको ये पुरस्कार जो है वो दिया गया था। 4 म्यूजिशियन हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, बहुत खास हैं, जिनमें किराना घराना के हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित भीमसेन जोशी का नाम आता है, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी हो गई हैं, लता मंगेशकर का नाम हो गया है, और सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार हम सबसे यही रिपीट करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और टीसीएस या एसएससी के एग्जाम का तो खास पॉइंट क्या है कि यहाँ पे 80% तक जो क्वेश्चन होते हैं ना वो रिपीट होते हैं, यानी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बड़े क्योंकि एग्जाम कंडक्ट करवाता है और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, हर बार कुछ हमें 10-20% क्वेश्चन नए देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ से इस पॉइंट को आप सब जरूर ध्यान रख दीजिएगा। रिकी केज का नाम भी ध्यान रखना है, ग्रैमी पुरस्कार मिला है उनको भी। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, तो विच घराना डिड गंगूबाई हंगल प्राइमरली बिलोंग्स? गंगूबाई हंगल मुख्य रूप से किस घराने से संबंधित हैं? गंगूबाई हंगल का घराना आप सबसे पूछा हुआ है, पटियाला, आगरा, बनारस और किराना घराना। तो गंगूबाई हंगल जो है वो किराना घराना से संबंधित हो गई हैं।
किराना घराना के संस्थापक अगर आप सबसे पूछे तो मैंने ये तो याद करवाया हुआ है आप सबको कि किराना घराना के संस्थापक बताओ। किराने की दुकान पर क्या मिलती है? करीम मिलती है। तो क्या नाम ध्यान रखोगे? उस्ताद करीम खान। क्या नाम ध्यान रखना है? करीम, उस्ताद करीम खान। और करीम खा के क्या करेंगे? वाह वाह करेंगे। तो उस्ताद वाहिद खान। क्या नाम बताया मेरे भैया? तो उस्ताद वाहिद खान का नाम आप सब यहां से ध्यान रखेंगे। ये हैं इसके फाउंडर हो गए हैं, ये इसके फाउंडर हैं। इसी घराने से मैंने अभी भी नाम लिया है, किराना घराने से ही, भीमसेन जोशी। क्या नाम बताया? भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी की 3 बातें आप सब मेरे साथ याद कर लीजिएगा जो डिट्टो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलो कौन से 3 पॉइंट हो गए? सबसे पहले इनको किस नाम से भी जाना जाता है? इनको गुरुराज जोशी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? गुरुराज जोशी के नाम से भी जाना जाता है। भीमसेन जोशी को गुरुराज जोशी भी कहते हैं। इनका घराना अगर आप सबसे पूछेगा तो किस घराने से संबंधित हैं? तो किराना घराने से संबंधित हैं। किस संगीत शैली से संबंधित हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत शैली से संबंधित हैं। क्योंकि 2 म्यूजिक पढ़ के आते हैं ना, एक दक्षिण भारत का और एक उत्तर भारत का हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित हैं और इनको कौन सा अवार्ड मिल चुका है? तो इनको भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न से जो है इनको सम्मानित किया जा चुका है। कब की बात है? तो आंसर होगा 2009 में जो है इनको भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है कि नहीं? इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सर। एक पॉइंट मैंने आप सबको और बताया हुआ है, अभी मेरे साथ वो याद कर लेंगे। आप सबको बताया था जयपुर घराना, कौन सा ध्यान रखना है? जयपुर घराना, जयपुर घराना। अब जयपुर घराने से क्या बताया था? इसमें कौन है भाई? जयपुर घराने से संबंधित है रोशन कुमारी। रोशन कुमारी का संबंध किस घराने से है? तो आप सबका आंसर क्या आएगा कि सर जयपुर घराने से है। और इसी घराने से रोशन क्या हुआ जब दिया जला? तो क्या नाम ध्यान रखना है? अल्लाह दिया खान। क्या नाम बताया? अल्लाह दिया खान। अल्लाह दिया खान जयपुर घराने का कौन हुए भाई? ये संस्थापक हुए, ये फाउंडर हुए हैं जयपुर घराने के संस्थापक। तो 2 नाम ये भी मैं पहले आप सबको बता चुका हूं। तो कोशिश ये करता हूं कि 2-4 दिन बाद घूम फिर के क्वेश्चन वहां से ऐसा आए और हम लोग पीछे वाली चीज को रिवाइज कर लें, क्योंकि स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन हैं या आर्ट एंड कल्चर या जो इस तरीके के हैं, ये प्रैक्टिस से ही आप इनको बेहतर बना सकते हैं और प्रैक्टिस लगातार करेंगे तो ये चीजें आप सबके काबू में भी आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। इसके बाद फिर Which of the following is an autobiography of the famous cricketer सौरव गांगुली? निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा है? A shot at history, The dream of revolution, A century is not enough, and Memories of my life and times। तो ये बताना है आप सबको कि ये एक बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो 25 में से यहां से भी आता है पेपर में और दिल्ली पुलिस में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा है सेंचुरी इज नॉट इनफ। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यहाँ कुछ आत्मकथा आप मेरे साथ याद कर लीजिएगा। अगर आप सबको पूछा जाए पेपर में क्वेश्चन प्लेइंग फ्रॉम हार्ट, प्लेइंग फ्रॉम हार्ट, और अगर आप सबसे पूछा जाए प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, तो ये तो मैं आप सबके लिए छोड़ूंगा भाई। आप सबके 2 ऑप्शन है यहाँ पे। एक ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, और एक ऑप्शन है आप सबके लिए कपिल देव। दोनों की आत्मकथाएं हैं और ऊपर वाली दोनों ही हैं। अब ये देखना ये है कि कौन सी है किसकी, ठीक है। अब एक अगर आप सबसे पूछा जाए द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसकी है? द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अगर पूछा जाए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक किसके द्वारा लिखी गई है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अगर पूछा जाए प्लेइंग टू विन बुक किसके द्वारा लिखी गई है? प्लेइंग टू विन, ध्यान से सुनना सारे, प्लेइंग टू विन बुक किसके द्वारा लिखी गई है? एक तो यहाँ पे ऑप्शन में आप सबको दिया गया है ए शॉट एट हिस्ट्री। अभिनव बिंद्रा का नाम आप सबने सुना होगा, जो कि शूटिंग में खेल में है और ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने वाले व्यक्तिगत स्पर्धा में पहले भारतीय। तो उन्होंने शॉट लगाया था और वो हिस्ट्री बन गई थी। तो ए शॉट एट हिस्ट्री ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अभिनव बिंद्रा के द्वारा लिखी गई है। अभिनव बिंद्रा के द्वारा जो है शॉट एट हिस्ट्री, तो उन्होंने जो शॉट लगाया उससे हिस्ट्री बन गई और गोल्ड मेडल लाने वाले ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पहले भारतीय।
द रेस ऑफ माई लाइफ जो है मिल्खा सिंह की पुस्तक है। द रेस ऑफ माई लाइफ बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मिल्खा सिंह के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक जो है ये युवराज सिंह, जब कैंसर हुआ था उनको, तो युवराज सिंह के द्वारा जो है उसके बाद ये पुस्तक लिखी गई थी। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक कौन हो गए हैं? तो युवराज सिंह हो गए हैं। प्लेइंग टू विन ये एक पुस्तक किसकी हो गई थी? साइना नेहवाल की पुस्तक हो गई है। साइना नेहवाल, साइना नेहवाल की बुक हो गई है प्लेइंग टू विन। कल भी मैंने आप सबको दो इंपॉर्टेंट राइटर की बुक याद करवाई थी, एक बार फटाफट मेरे साथ रिवाइज कर लो उन बुक्स को। एक नाम आप सबको यहाँ पे मैंने बताया था, जो आप सबको ध्यान रख लेना था, विक्रम सेठ। विक्रम सेठ की बुक बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। विक्रम सेठ, क्या कहा था आप सबको? सेठ जी के घर का गेट कैसा है? गोल्डन का है। तो अगर आप सबसे पूछा जाए कि द गोल्डन गेट बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आप सबका आंसर क्या होगा? विक्रम सेठ के द्वारा। अब इसके रखवाली के लिए क्या रखा? एक शूटेबल बॉय रखा। द शूटेबल बॉय ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आप सबका आंसर होगा विक्रम सेठ। फिर एक शूटेबल जॉब मिल गई थी तो लड़की भी, मतलब शादी होनी है ना अभी, तो द सूटेबल गर्ल, सूटेबल गर्ल जो है, सूटेबल गर्ल ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? विक्रम सेठ के द्वारा। फिर लाइव सेट है तो टू लाइव्स बुक भी विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई थी। इक्वल म्यूजिक बुक भी विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई थी, इक्वल म्यूजिक। बट यहाँ पे एक चीज बीच में ऐड कर लेते हैं, जहां लिखा ना शूटेबल बॉय, एन अनशूटेबल बॉय, एन अनशूटेबल बॉय बुक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? एन अनशूटेबल बॉय ये पुस्तक करण जौहर के द्वारा लिखी गई थी। अनशूटेबल बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एन अनशूटेबल बॉय ये कर्ण जौहर के द्वारा लिखी गई बुक हो गई है। तो विक्रम सेठ के घर का गेट गोल्डन का, उसके लिए सूटेबल बॉय, बट अनसूटेबल कर्ण जौहर, फिर सूटेबल गर्ल, टू लाइव्स, इक्वल म्यूजिक, विक्रम सेठ की पुस्तक हो गई है। आर के नारायण की बुक बताई थी आप सबको, आर के नारायण। सबसे पहले तो मालगुडी डेज है, मालगुडी डेज बुक जो है ये किसकी है? आर के नारायण। उसके बाद क्या था? बीए, बैचलर ऑफ आर्ट बुक किसकी है भैया? आर के नारायण। बीए के बाद किसकी आवश्यकता होती है कि तैयारी करनी है, कि आगे पढ़ाई करनी है, गाइड की आवश्यकता होती है, तो गाइड आर के नारायण। अब गाइड कौन बनते हैं? तो आंसर होगा या तो स्वामी बनते हैं यानी उसके घर वाले, या फिर कौन बनते हैं? फ्रेंड। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स, उन्होंने उसको गाइड करा और वो बंदा बन गया भैया इंग्लिश का टीचर। तो द इंग्लिश टीचर बुक किसके द्वारा लिखी गई है? आर के नारायण, इंग्लिश टीचर। अब उसकी जॉब लग गई है तो क्या बांटेगा? मिठाई और वेंडर ऑफ स्वीट्स, वेंडर ऑफ स्वीट्स ये बुक भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो आर के नारायण। ऐसे करके आप सब जो है छोटे छोटे पार्ट में इनको बांट के इनकी बुक्स को याद कर सकते हो। एक साथ अगर सब कुछ देखोगे, सोचोगे कि 500 बुक्स याद कर लें जो टीसीएस ने प्रीवियस एग्जाम में पूछी, तो मुश्किल हो जाएगा। छोटे छोटे पार्ट में बांट के इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलो आगे आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसके बाद विश्व भारती, a famous educational institute, was founded in 1921 by, विश्व भारती एक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना 1921 में किसके द्वारा की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे, मदर टेरेसा और स्वामी चिन्मयानंदा। तो किसके द्वारा स्थापना की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 में। और ये कहां पे है? वेस्ट बंगाल में है। इनके कुछ पॉइंट आप सब ध्यान रख सकते हो। शांति निकेतन की स्थापना से भी नाम ध्यान रखना है, शांति निकेतन। उसके बाद इनको रविंद्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में, 1913 में गीतांजलि के लिए, 1913 में गीतांजलि के लिए जो है क्या मिला था भाई? साहित्य का नोबेल मिला था। गीतांजलि के लिए इनको क्या मिला था? साहित्य का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। गुरुदेव की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ये उपाधि ये महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें ये उपाधि दी गई थी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। ये उपाधि किसने दी थी? ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, गुरुदेव ने, यानी गुरुदेव मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें ये उपाधि दी थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। मदर टेरेसा इन विनोबा भावे, इन पे भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं भाई। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, नोबेल पीस, शांति का नोबेल। और इनको 1980 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
आचार्य विनोबा भावे का नाम भी आता है 1958 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले जो हैं फर्स्ट इंडियन थे, पहले भारतीय। इनका एक आंदोलन था, उस आंदोलन के चलते जो है भूदान आंदोलन था, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल कहा जाता है इसे। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 में स्थापित, 58 में पहली बार जो है ये फर्स्ट भारतीय जो बने थे वो विनोबा भावे थे, आचार्य विनोबा भावे। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। विच इज द ओल्डेस्ट स्तूपा ऑफ द बुद्धिस्ट पीरियड? बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा माना जाता है? धमेक स्तूप, महाबोधि स्तूप, केसरिया या सांची का स्तूप? तो सबसे प्राचीन जो स्तूप माना जाता है वो सांची का स्तूप है। ये सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है, सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में हो गया है। केसरिया स्तूप अगर आप सबसे पूछेगा तो ये कहाँ पे हो गया है? बिहार में, केसरिया स्तूप। महाबोधि मंदिर अगर आप सबको पूछे तो ये कहाँ पे हो गया है? तो ये गया, बिहार में हो गया है। किसके द्वारा बनवाया गया था महाबोधि टेम्पल? तो अशोक के द्वारा ये सब बनवाए गए थे, अशोक के द्वारा। बौद्ध से संबंधित या बौद्ध पीरियड से संबंधित जो है स्तूप सबसे इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं पेपर में। उसके बाद गुफाएं, केव्स पेपर में पूछी जाती हैं, और तीसरे नंबर पे मठ पेपर में पूछे जाते हैं। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान रख लीजिएगा। और धमेक स्तूप हो गया सारनाथ, ये सारनाथ का कहां पे? उत्तर प्रदेश में। यहाँ की खास बात क्या थी? यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला सरमन यानी फर्स्ट उपदेश जो है महात्मा बुद्ध ने कहां पे दिया था? तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में। और एक हम लोग पढ़ के आते हैं रामपुरवा बिहार, रामपुरवा बिहार। तो रामपुरवा बिहार में जो है बुल कैपिटल थी अशोक की, जो अभी कहां पे है? राष्ट्रपति भवन। और सारनाथ में पढ़ के आते हैं, सारनाथ का सिंह स्तंभ तो आप सबको पता ही है। सारनाथ का सिंह स्तंभ जो क्या है भैया? अशोक की लॉयन कैपिटल थी, अशोक की लॉयन कैपिटल। सारनाथ का सिंह स्तंभ जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो है अपनाया गया, सारनाथ का सिंह स्तंभ ये लॉयन कैपिटल के रूप में ध्यान रखेंगे। रामपुरवा का तो यहाँ पे बिहार में जो है बुल कैपिटल थी अशोक की, जो भी कहाँ पे? तो राष्ट्रपति भवन, ध्यान रखोगे। थोड़ा इमेज से देखिएगा, आप सबको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बुल कैपिटल, ठीक है। और सिंह स्तंभ आप सबको पहले से ही पता है। सांची सबसे प्राचीन, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद फिर चंपारण का सत्याग्रह जो है वो कब हुआ था? चंपारण का सत्याग्रह कब हुआ था बताओ। सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी से क्वेश्चन पूछा गया है, हम सब पढ़ के आते हैं महात्मा गांधी के बारे में। 2 अक्टूबर 1869 को जो है महात्मा गांधी का जन्म होता है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। उसके बाद 1893 में जो है महात्मा गांधी कहाँ पे चले जाते हैं? ये साउथ अफ्रीका चले गए थे। बिल्कुल क्रोनोलॉजी से आप सबको कुछ पॉइंट यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा। साउथ अफ्रीका 1895 में जो है इन्होंने अफ्रीका में ही नटाल कांग्रेस की स्थापना करी थी। इसकी स्थापना करी थी, नटाल कांग्रेस की स्थापना जो है इन्होंने करी थी भाई अफ्रीका में ही 1895 में महात्मा गांधी ने। उसके बाद 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लेते हैं, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लेते हैं। ऑफिशियली फाइनली जो है ये 9 जनवरी 1915 को जो है भारत वापस आते हैं, भारत वापस आते हैं। 1915 में इनको केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्यों के लिए दी गई थी। केसरे हिंद की उपाधि जो है इन्हें दी गई थी। उन्होंने जो है सबसे पहला भारत आने के बाद जो है कोचरब आश्रम की स्थापना करी थी। किस आश्रम की स्थापना करी थी? गुजरात में कोचरब आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहले की गई थी। 1916 में पढ़ के आते हैं साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी करते हैं, साबरमती अहमदाबाद में। 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। भारत का पहला सत्याग्रह पूछेगा तो चंपारण सत्याग्रह जो था वो महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह हो गया है। उसके बाद 1919 लिख लो, चलो एक 1919 जो है आप सबको पता 1919 में क्या था भाई? ये रोलेट एक्ट का समय था, रोलेट एक्ट 1919 का रोलेट एक्ट। अब मैंने कहा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हालांकि क्रोनोलॉजी लास्ट में पढ़ा लेंगे। रोलेट एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि ये महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, फर्स्ट नेशन वाइड मूवमेंट,
महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन अगर आप सबसे पूछेगा तो आप सबका आंसर क्या होगा कि पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो था महात्मा गांधी का वो रोलेट एक्ट के खिलाफ था। इसी के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग जगह जाते हैं, हरियाणा में भी आते हैं और पलवल रेलवे स्टेशन पर इनको जो है 8 अप्रैल 1919 को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनकी पहली गिरफ्तारी थी। पलवल रेलवे स्टेशन का इतिहास भी क्या है, वहां पे एक स्टोन पे लिखा भी हुआ है कि महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी 8 अप्रैल 1919 पलवल रेलवे स्टेशन हरियाणा से ये पहली। चंपारण सत्याग्रह तो ये 1930 का हो गया है। अगर और आगे बढ़ते हो तो अगस्त 1920 1 अगस्त 1920 को जो है 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को जो है महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जाता है, असहयोग। उसके बाद जो है 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना होती है, 1922 चोरी चोरा की घटना होती है और 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी असहयोग को वापस ले लेते हैं, असहयोग को वापस ले लेते हैं। फिर चलो बाकी नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन इनका और लेके आएंगे, रिवाइज करेंगे। 30 जनवरी 1948 को इनकी दिल्ली में नथुराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। नथुराम गोडसे को जो है अंबाड़ा के सेंट्रल जेल में फांसी दी जाती है। तो ये कुछ पॉइंट हैं इनके जो आप सबको याद रख लेने हैं भाई, जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 अक्टूबर को जो है अहिंसा दिवस मनाया जाता है, नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाता है। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। जब ये 9 जनवरी को भारत आते हैं तो 9 जनवरी को भारत में एक डे मनाया जाता है, एनआरआई डे। एनआरआई डे तो जो नॉन रेजिडेंस इंडियन है उनका भारत के विकास में दिए गए योगदान को याद रखने के लिए भी बनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और 30 जनवरी को जो है मार्टियार्स डे या शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, शहीद दिवस। तो 3 इनसे संबंधित दिन जो है वो ध्यान रखेंगे। आई होप कुछ नए पॉइंट जो है आप सबने यहां से इनसे जाने होंगे। जैसे कोचरब आश्रम इनके द्वारा स्थापित किया गया पहला आश्रम था। नटाल कांग्रेस की स्थापना इनके द्वारा साउथ अफ्रीका में की जाती है। और उसके बाद पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो इनका था भारत में, राष्ट्रव्यापी, एक जगह के लिए नहीं है, चंपारण था वैसे सत्याग्रह पहला, लेकिन पूरे राष्ट्र में कि सबको एकजुट होने या इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए जो महात्मा गांधी ने इकट्ठा किया था तो वो रोलेट एक्ट के खिलाफ था 1919 में, 1919 में। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। रिलेटेड टू आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है वो किससे संबंधित है? आर्टिकल 40 कल की क्लास आप सबने देखी होगी, मैंने एक आप सबसे कहा था 39 अनुच्छेद बेहद इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 को याद कर लो, फिर अनुच्छेद 44 को याद कर लो, फिर उसके बाद अनुच्छेद 48 को याद कर लो, फिर 2 यहां से पूछे थे, एक अनुच्छेद 47 याद रखना है, एक 42 याद रखना है। अब ये सब हम लोग कहां पढ़ के आ रहे हैं? तो आप सबका आंसर होगा ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए हैं। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान का भाग अगर पूछेगा तो आप सबका आंसर होगा कि भारतीय संविधान के भाग 4 में है। और इनसे संबंधित अनुच्छेद अगर आप सबसे पूछेगा तो ये अनुच्छेद जो है किस में आते हैं भाई? ये 36 से लेके 51 तक आते हैं। इनको लिया कहां से गया है? तो आयरलैंड से इनको लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से। और यहाँ बहुत लाजवाब क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, टीसीएस बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। सबसे पहले तो याद कर लो 39 में पूछा था समान काम समान वेतन, समान काम समान वेतन 39 में। 40 में जो है ये ग्राम पंचायत का संगठन आ गया है, 40 जो है ये ग्राम पंचायत संगठन से संबंधित है। 44 सबसे इंपॉर्टेंट है, 4 और 4 समान है, तो 4 और 4 समान से क्या आएगा यहाँ पे? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, ये 44 में ध्यान रखेंगे। 48 में जो है ये पशुपालन या कृषि, पशु और कृषि दोनों लिख देता हूं, इनके संगठन से संबंधित हो गया है, पशुपालन और कृषि संगठन से। कल परसों की क्लास हमने करी, उसमें पूछा गया था आयुष्मान भारत जो योजना है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आती है, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो हम लोग पढ़ के आए थे 47। इसमें क्या आता है? इसमें आता है पोषण, इसमें क्या आता है? स्वास्थ्य, पोषण स्वास्थ्य या जीवन स्तर को ऊंचा उठाने से संबंधित, जीवन स्तर से। तो इसमें क्या पूछा आप सबसे पेपर में? कि आयुष्मान भारत योजना। क्या ध्यान रखोगे मेरे दोस्तों? आयुष्मान भारत योजना से संबंधित पॉइंट आप यहाँ ध्यान रखेंगे। 42 जो है ये मातृत्व अवकाश से पूछा था, मातृत्व अवकाश से संबंधित पूछा गया था कि जो महिलाओं को जो मातृत्व अवकाश का अधिकार है वो किस आर्टिकल के तहत है, तो 42 ध्यान रखेंगे यहाँ से।
अब यहाँ पे पूछा 40 किससे संबंधित हो गया है, तो नागरिकों के समान सिविल संहिता ये 44 है, ग्राम पंचायत का संगठन ये 40 नंबर है, जीवन का संरक्षण तो इससे संबंधित हम लोग पढ़ के आते हैं हमारे मौलिक अधिकार, है कि नहीं, मौलिक अधिकार, ठीक है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो ये मौलिक अधिकारों से संबंधित हो गया है। और मौलिक अधिकार का आर्टिकल कहां से कहां पढ़ के आते हैं, इनके अनुच्छेद ध्यान रख सकते हो 12 से 35, अनुच्छेद कहां से कहां, तो अनुच्छेद जो होगा इनका 12 से लेके 35 तक जो है इनका आर्टिकल आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ाएं क्लास को, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट देखिएगा, आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A का प्रावधान जो है वो किसमें है, भारतीय संविधान का। तो पहला तो ये भाग अगर पूछेगा, भाग तो मैंने आप सबसे कहा था भाग 4 के या 4A, अनुच्छेद 51 के किस में आते हैं, मौलिक कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में तो आर्टिकल कहां से कहां पढ़ते हो भाई मेरे, ये 36 से लेके 51 तक पढ़ के आते हो। मौलिक अधिकार में कहां से कहां पढ़ के आते हो, या आर्टिकल 12 से 35 पढ़ के आते हो। संघीय कार्यपालिका भाग याद करो जरा, सबसे पहला भाग 1 पढ़ के आते हैं संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 पढ़ के आते हैं, किसके बारे में पढ़ के आते हैं, भाग 3 नागरिकों के मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 के मौलिक कर्तव्य, 5 में फिर क्या आएगा संघ की कार्यपालिका, 6 में क्या आएगा राज्य, है ना। तो ये भाग 5 में आते हैं। और मौलिक कर्तव्य हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया फिर सीधा आंसर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए। मौलिक कर्तव्य मैंने आप सबको बताए थे, कैसे याद करोगे, 51A के बाद में, 51A के बाद में A B C D E F G H I J K। आई होप आप सबको अब तक ये सारी चीजें याद हो चुकी होगी। क्या बताया था, सब सर्वोपरि क्या है, देश का संविधान, उसका सम्मान करना आप सबका मौलिक कर्तव्य है। संविधान के आदर्श 2 नंबर पे आएंगे, 3 पे 3 बातों की ध्यान रखना है, संप्रभुता, एकता और अखंडता, इनको क्षुण्ण बनाए रखना है। डी 4 नंबर पे आता है, चारों दिशाओं से देश की रक्षा, डी 4 पे आता है तो चारों दिशाओं से देश की रक्षा। ई 5 पे आता है, 5 लोग मिलेंगे तो भ्रातृत्व की भावना का विकास करेंगे। एफ 6 पे आता है, और 6 पे क्या आती है, छठ पूजा भी आती है, और छठ पूजा क्या है, देश की संस्कृति है। तो क्या होगा भाई, सांस्कृतिक संरक्षण। 7 नंबर पे साथ किसका चाहिए, पर्यावरण का। 8 पे क्या होगा, वैज्ञानिक भावना, 8वां मौलिक कर्तव्य। 9 नंबर पे क्या होगा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है। 10 लोग फिर से मिलेंगे तो सामूहिक विकास से संबंधित हो गया है, 10 लोग मिलेंगे तो 10 5 पे भी और 10 पे भी। और 11वां क्या था मौलिक कर्तव्य, 6 से 14 वर्ष के बालक को उसके संरक्षक या अभिभावक जो हैं प्राथमिक शिक्षा देंगे, तो इससे संबंधित था। तो इन सब के आर्टिकल बहुत मुश्किल हो जाती है जब इनमें से कोई एक मौलिक कर्तव्य आप सबसे पूछ के और उसका अनुच्छेद पूछेगा और ऑप्शन मिलेंगे 51A A B इस तरीके से, तो बस एक सीरीज में याद कर लोगे तो ये आप सबको याद भी हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को। एसएससी लॉयल क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है भाई, जिसने ज्वाइन नहीं कर रखा है चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली क्लास की पीडीएफ भी, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन भी, टॉपिक वाइज भी, और टीसीएस के 2023 तक पूछे गए सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी, वो सारे टेलीग्राम पर पीडीएफ शेयर कर दी गई है, उसको पिन किया गया है, वहां से आप सब जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल को भी शेयर कर दीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। इन विच ईयर वॉज द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास्ड, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है ये किस वर्ष पारित किया गया था। सरकार के खिलाफ बोलोगे तो प्रेस की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा, ऐसा एक कानून वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, 1878 में। आर्म्स एक्ट भी आया था, और ये किसके समय की बात है, तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो लिटन था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को वापस भी ले लिया गया था, वापस ले लिया गया था, किसके द्वारा वापस ले लिया गया था, तो रिपन के द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को जो है वापस ले लिया गया था। रिपन के समय की 1881 की सबसे इंपॉर्टेंट घटना है, एक तो कंप्लीट सेंसस की शुरुआत भी होती है, कंप्लीट सेंसस की शुरुआत भी इसके समय में होती है। एक जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित पॉइंट पे आता है, स्थानीय स्वशासन, और ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को वापस भी ले लिया था।
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को वापस भी ले लिया था, और प्रेस जो आर्म्स एक्ट था उसको भी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखिएगा, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द सेकंड एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन, तो कांग्रेस के सेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, तो आप सब जो है कुछ याद रख सकते हैं। सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 28 दिसंबर 1885 को, किसके द्वारा, एओ हयूम के द्वारा जो है कांग्रेस की स्थापना की जाती है। एओ हयूम कांग्रेस का संस्थापक सचिव हुआ, और इनकी मृत्यु के बाद जो है कांग्रेस ने इन्हें अपना जन्मदाता भी घोषित करा था। ये कांग्रेस के पहले सचिव भी रहते हैं। कांग्रेस के सेशन की बात करेंगे तो 1885 का पहला सेशन, फिर 1886, 1887, फिर 88, 4 सेशन फिर से रिपीट करेंगे, 89, 90, 91 और 92। ये शुरुआत के 8 सेशन हो गए हैं कांग्रेस के, जहां से क्वेश्चन बनता भाई। 85 का सेशन कहाँ पे हुआ था, ये बंबई का सेशन था। ये कहाँ पे हुआ था, बंबई में। 86 का सेशन कहाँ पे होता है, ये कलकत्ता में हुआ था। 86 का सेशन कलकत्ता। ये वाला सेशन फिर कहाँ पे होता है, मद्रास में। 87 का सेशन मद्रास। फिर इलाहाबाद का, इलाहाबाद में 88 का। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है 89 का, इसी लाइन को फिर से रिपीट करेंगे। 89 का कहाँ पे हुआ था, ये बंबई में होता है। उसके बाद 90 का कहाँ पे हुआ था, फिर से कलकत्ता में होता है, कलकत्ता। उसके बाद जो है ये नागपुर में हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में। और फिर ये कहाँ पे होता है, ये इलाहाबाद में होता है। बकमई बकनई करके एक बार नाम बोलोगे, ये पहले इनके जो अल्फाबेट इंग्लिश में बोलते हैं ना, वो पहले इनके उठा के भैया वॉन, और ये छोटी सी ट्रिक भी बन जाती है। ये 1892 का था। अब बात आती है कि इन सेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। देखो वो भी आसानी से याद किए जा सकते हैं। बंबई में अध्यक्षता कौन करता है, तो WC बनर्जी पहली बार अध्यक्षता करते हैं, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हुए। यहाँ पे इलाहाबाद में भी अध्यक्षता फिर कौन करते हैं, अंतिम वाला हम लोग पढ़ के आते हैं जैसे 8वीं, तो ये भी WC बनर्जी करते हैं। उसके बाद कलकत्ता सेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी। 1892 से अगर आप आगे बढ़ जाते हो ना, 1893 का सेशन, तो उसकी अध्यक्षता भी कौन करते हैं, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो सेशन की अध्यक्षता की जाती है। एम से मद्रास, एम से मुस्लिम, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष यहाँ मद्रास सेशन की अध्यक्षता करते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। इलाहाबाद सेशन ये पहला अंग्रेज था, जॉर्ज यूल, पहला अंग्रेज जॉर्ज यूल के द्वारा जो है इस सेशन की अध्यक्षता की जाती है, जॉर्ज यूल के द्वारा, ध्यान रखोगे। उसके बाद बंबई में कौन आता है, वेडरबर्न अध्यक्षता करता है। वेडरबर्न कौन था, ये भैया सचिव था, आप यूं कह सकते हैं किसका, एओ हयूम का, और इसने एओ हयूम की जीवनी लेखन का कार्य भी किया था। ये 2 बार अध्यक्षता करता है, 1889 में और 1910 में, 2 सेशन की अध्यक्षता करता है। कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता, कलकत्ता सेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो फिरोज शाह मेहता कलकत्ता सेशन की अध्यक्षता करता है। नागपुर वाले की अध्यक्षता कौन करता है, आनंद चार्लू, आनंद चार्लू के द्वारा जो है नागपुर सेशन की अध्यक्षता की जाती है। दादा भाई नौरोजी 1893 में, ये वाला सेशन पता है कहाँ पे होता है, ये लाहौर में हुआ था, लाहौर का सेशन था भाई। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ से आप सबने देखे कांग्रेस के 9 अधिवेशन हो गए हैं, तो धीरे धीरे करके हम लोग सारे कर लेंगे। और वैसे भी हिस्ट्री की मैराथन क्लास को देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहां पे हम लोगों ने सभी को कंप्लीट है। और पूरा का पूरा अगर कांग्रेस की वीडियो देखनी है तो आप वीडियोज में जाके चेक कीजिएगा, कंप्लीट कांग्रेस अलग से भी करवाई हुई है, क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनता है। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, लाला लाजपत राय पहली बार की सेशन में भाग लेते हैं, सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे, महात्मा गांधी कब अध्यक्षता करते हैं, गांव वाला अधिवेशन पहला कौन सा था, पूर्ण स्वराज की मांग पहले कब की गई थी, स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था, पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, विदेशी मूल की महिला अध्यक्ष कौन थी,
तो ये पेपर वाले क्वेश्चन है और पूरी की पूरी जो है कांग्रेस का एक वीडियो बना के आप सबके सामने अपने यूट्यूब चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं। दूसरा अधिवेशन कहाँ पे होता है? कलकत्ता में होता है। तो ऑप्शन क्या आंसर कर देंगे हम लोग यहाँ पे? ए जो ऑप्शन होगा हमारे यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द लेयर ऑफ अर्थ दैट सेपरेट्स द क्रस्ट फ्रॉम द कोर कॉल्ड? भूपर्पटी को क्रोड से अलग करने वाले पृथ्वी की परत को किस नाम से जाना जाता है? ये क्या पढ़वाना चाह रहा है हमसे? ये पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़वाना चाह रहा है कि भैया पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ो। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चलो आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। सबसे नीचे बनाया हमने कोर, उसके बाहर क्या होगा? मेंटल, और सबसे बाहर क्या होगा भाई? क्रस्ट। हिंदी में क्रस्ट को क्या कहते हैं? आंसर होगा भूपर्पटी। ये सबसे अंदर वाला है, इसको कहेंगे कोर। ये वाली जो लेयर है इसको कहते हैं क्रस्ट, ये है भूपर्पटी। ये वाली जो लेयर हो गई है फिर हमारी, इसको क्या कहते हैं? हिंदी और इंग्लिश में मेंटल ही कहते हैं। अब क्वेश्चन जो पूछा है वो ये कि ये क्रस्ट हो गई है, ये कोर है, दोनों को अलग करने वाली लेयर कौन सी है? तो आप सब कहोगे कि ये वाली वो लेयर है सर जो कि क्रस्ट को कोर से अलग कर रही है, यानी भूपर्पटी को क्रोड से अलग करने का काम कर रही है। तो ये वाली लेयर का नाम क्या है? मेंटल। तो आप सबका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मेंटल आप सबका सही आंसर हो जाएगा। अब जब इस टॉपिक को पढ़ लिया है तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ से जान लेते हैं भाई, ठीक है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही आंसर होगा। क्रस्ट जो है वो अंदर तक है तो 34 किलोमीटर तक है, लगभग 30 किलोमीटर के साथ टीसीएस का क्वेश्चन देखने को आप सबको मिल जाएगा ज्योग्राफी में। मेंटल जो है ये अंदर 2900 किलोमीटर तक है, 2900 किलोमीटर तक मिल जाएगी। अब इंपॉर्टेंट आता है कि भैया इनके अंदर पाए क्या जाते हैं? तो क्रस्ट के अंदर सियाल और सीमा पाए जाते हैं, सियाल और सीमा क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम। और महासागर की भूपर्पटी पे ये पाया जाता है सिलिकॉन मैग्नीशियम। महासागर की भूपर्पटी पर क्या पाया जाता है? तो आंसर करना है सिलिकॉन मैग्नीशियम। दूसरा, मेंटल के अंदर क्या पाया जाता है? तो मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं, बेसाल्ट चट्टानों के समूह कहेंगे, मैग्मा चैम्बर या बेसाल्ट चट्टानों के समूह जो है यहाँ पे पाए जाते हैं भाई, बेसाल्ट रोक कह दोगे, बेसाल्ट चट्टानों के समूह पाए जाते हैं। कोर केंद्रीय भाग में क्या पाया जाता है? तो आंसर होगा निफे पाया जाता है। हिंदी में भी निफे लिखते हैं। निफे से मतलब क्या है? इस नी से तो बना दोगे निकेल पाया जाता है, निकेल, और इस फे से बनाओगे फेरस पाया जाता है। क्या भाई मेरे? फेरस मेटल पाया जाता है। फेरस क्या होता है? जिसमें आयरन मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है, जिसमें आयरन मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है। कहने का मतलब क्या है? जिसमें आयरन मुख्य रूप से पाया जाता है। पेपर में आया है कि मुख्य रूप से आयरन पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? तो आंसर करना है कोर में। अब यहाँ पे एक चीज और है, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? भूपर्पटी में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में भूपर्पटी में पाया जाने वाला तत्व है, 46.60%। तो मेरे दोस्तों अब जो जितना पॉइंट आप सब यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सारे के सारे एग्जाम वाले हो गए सीधे सीधे। इनको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहले क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर क्या आएगा? कोर। क्रस्ट में क्या पाए जाते हैं? सियाल और सीमा। मेंटल में मैग्मा चैम्बर, एम से मैग्मा चैम्बर ध्यान रख लेना, बेसाल्ट चट्टानों का समूह। और कोर केंद्रीय भाग में क्या पाया जाता है? निफे पाया जाता है, निकेल और फेरस पाया जाता है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग इसके बाद। चलिए नेक्स्ट तो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज हम लोगों ने थोड़े क्वेश्चन यहाँ पे और ज्यादा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में थोड़े बढ़ाए भी हैं और हम लोग डिटेल सॉल्यूशन करते चल रहे हैं। हर एक क्वेश्चन का आप सबने देखा ताकि वहां से जुड़ी हुई सारी बातें आप सबके क्लियर हो जाएं। तो अगर वीडियो लगे हेल्पफुल, आप सबके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसी क्लास के इसी क्वेश्चन के साथ आज यहीं तक मिलेंगे, कल फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।